राहुल गांधी के हिंदूवादी वाले बयान पर शिक्षा मंत्री गोपाल गुर्जर ने किया पलटवार। कहा, राहुल को न हिंदू पता न हिंदुत्व पता, राहुल खुद अपनी पार्टी के लिए है समस्या। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ चल रही सर्व कर्मचारी संघ की बैठक रही बेनतीजा। सुभाष लांबा ने कहा, नहीं बनी किसी मुद्दे पर सहमति। 3 घंटे तक चली थी बैठक। डीएपी खाद की किल्लत को लेकर यमुनानगर में किसानों का प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, नहीं है प्रदेश में खाद की कोई समस्या। नतिया में हर खबर, हरियाणा की खबर का हुआ बड़ा असर। छात्रों को मिली बस की समस्या से निजात। खालसा शताब्दी और महिला कॉलेज के छात्रों के लिए रोडवेज विभाग ने दी 2 बसें। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मिले 4 और नए मामले। राजधानी ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पहुंची बढ़कर 6। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या हुई 45। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। साइबर सिटी गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में एक आईपीएस अधिकारी भी शिकंजे में आ चुका है। करोड़ों रुपए के साथ ही कई किलो सोने को भी जब्त किया जा चुका है। उधर हरियाणा सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। एक मामूली चोरी का मामला पहुंचा 30 करोड़ तक। एक आईपीएस अफसर के जुर्म की हैरान करने वाली दास्तान सामने आई। दरअसल गुरुग्राम के जुर्म की इस कहानी में कई किरदार हैं। आईपीएस अधिकारी, 2 डॉक्टर, एक गैंगस्टर और कर्मचारी। हालांकि शुरुआत में यह मामला मामूली चोरी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, इसने सभी को चौंका दिया। शुरुआत में 50 लाख रुपए की चोरी का मामला लग रहा था। हालांकि पहली गिरफ्तारियों में ही एसटीएफ ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए वसूले और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बाद में डीसीपी का नाम भी सामने आया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उसे निलंबित कर दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी साफ कर दिया कि मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो भी कोई दोषी मिलेगा, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जहां भी हमें कोई प्रमाणित ऐसी चीज मिल जाएगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस डीसीपी की इन्वॉल्वमेंट उसमें निकली है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं। पैसा भी लगभग 6-7 करोड़ रुपए के आसपास रिकवर भी हुआ है और वो चोरी ऐसा बताई जा रही है कि 30 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी हुई होगी। वो तो जब रिकवरी होगी या जो इन्वेस्टिगेशन में विषय आएगा तभी पता लगेगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। इस साल जुलाई में एक बिल्डर के कर्मचारी ने अपनी जान पहचान के डॉक्टर को कॉल किया। वो इस डॉक्टर की मदद चाहता था। कर्मचारी को काले धन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देनी थी। इसका तरीका वो नहीं जानता था। काले धन की ये रकम बड़ी थी। ये जानकारी देकर वो पुरस्कार के तौर पर उस रकम में से 5% कमीशन चाहता था। 4 अगस्त को ये रकम चली गई। डेवलपर के 2 फ्लैटों से इसे ले जाया गया, लेकिन इसे लेकर गए लोग टैक्स इंस्पेक्टर नहीं थे। इसके बाद इस रहस्य की परतें खोलने की कवायद शुरू हुई। ये कहानी को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा किरदारों की तरफ लेकर गई। इसमें 2 डॉक्टर थे, एक हरियाणा का डीसीपी और एक गैंगस्टर। ये सभी इस हैरान करने वाले खेल में शामिल थे। हर एक की गिरफ्तारी के साथ केस नई दिशा में जाता गया। पहले माना गया था कि ये 50 लाख रुपए की चोरी का मामला है, लेकिन इसमें अब तक करीब 6 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। एसटीएफ को करीब 24 करोड़ रुपए और सामने आने की उम्मीद है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें लंगरपुरिया गैंग के 6 सदस्य, एक दिल्ली पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 डॉक्टर शामिल हैं। एसटीएफ का मानना है कि मामले में और रिकवरी होने के आसार हैं। अब मामले को देख रहे गुरुग्राम क्राइम ब्रांच, खेड़कीदौला और सुशांत लोक पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी शक के दायरे में हैं। एसटीएफ के अधिकारी ने कहा कि इस मामले में शुरुआत छोटी सी टिप से हुई थी, लेकिन ये चोरी शहर के सबसे बड़े मामलों में से एक बन गई है। अब तक कैश में 6 करोड़ रुपए, सोना और US डॉलर बरामद हुए हैं।
कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय और टैक्स डिपार्टमेंट भी इसमें जांच शुरू करेंगे। वो डेवलपर की आय के स्रोत का पता लगाएंगे और ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस चोरी में सही कितनी रकम शामिल थी। गुरुग्राम से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मोहित हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला मामला, अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला। सबसे पहले हम आपसे अपडेट जानना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर, जो भी इस खबर में डेवलपमेंट हुआ है वो आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 2 अगस्त के दिन गुरुग्राम के खेड़ी की टोला में हुए इस हाई प्रोफाइल चोरी मामले के अंदर जो है आज की तारीख में जो अपडेट है वो ये है कि एसटीएफ लगातार जो है आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया को नोटिस भेज रही है और बार बार शामिल जांच होने के लिए बुला रही है। मगर ऐसे में हमें कई चीज समझनी होंगी कि किसी भी मामले में आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना ये दोनों ही अलग बातें हैं। जी, आईपीएस अधिकारी के ऊपर इस पूरे मामले के अंदर मिलीभगत करने के तहत आरोप जरूर लगे हैं, मगर शामिल जांच करने के लिए लगातार एसटीएफ गुरुग्राम उन्हें बुला रही है कि वो आकर बताएं और साबित करें कि इसके अंदर उनकी संलिप्तता है या नहीं। ऐसे में अब तक 11 गिरफ्तारियां जहां हो चुकी हैं, तो वहीं 11 गिरफ्तारियों से अलग हिरासत में भी बहुत से लोगों को लिया गया और जिसके बाद जिनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई तो उनको छोड़ दिया गया। मगर जो लगातार गुरुग्राम एसटीएफ है इस पूरे मामले के अंदर जांच में जुटी है और लगातार आईपीएस अधिकारी को हालांकि हरियाणा सरकार ने सस्पेंड जरूर कर दिया है क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं हुए हैं, मगर चार्जशीट पेश करने से पहले जो है एसटीएफ को पूरे तरीके से डिटेल देनी होगी कि किस किस तरीके से किस की कितनी संलिप्तता थी और संलिप्तता के आधार पर ही जो है उसके जुर्म उसकी धाराएं जो है तय होंगी। अभी तक जो एसटीएफ ने फिलहाल होलसोल के अंदर जो धाराएं जो दर्ज की हैं, चाहे हम बता दें कि जो आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया है इस पूरे मामले के अंदर उनके खिलाफ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो है धारा दर्ज करने की बात कही जा रही थी और उसके तहत भी जो है कार्रवाई की जा रही है। मगर ऐसे में शामिल जांच होने के बाद जब आईपीएस अधिकारी शामिल जांच होगा उसके बाद जो है सीधे तौर पर यह तय हो पाएगा कि उस समय आईपीएस अधिकारी कहां था, किन आदेशों के तहत आईपीएस अधिकारी काम कर रहा था और लेट लतीफी क्यों हुई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने में। तो कहीं ना कहीं जो है शामिल जांच ये पूरा चल रहा है मामला और इस पूरी जांच जो पूरी हो जाएगी उसके बाद पूरे तौर पर समझ में आएगा कि आईपीएस अधिकारी ने क्या वाकई कोई रकम भी ऐंठी थी, क्या कोई पैसे का भी उसको फायदा हुआ था, या फिर संलिप्तता के जो आरोप हैं वो झूठे हैं या फिर सच्चे हैं। मगर डीसीपी लेवल के एक आईपीएस अधिकारी पर अगर आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल मोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है और खाकी पर भी इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रश्न चिन्ह जो हैं वो लग जाते हैं। मोहित, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर हो सकती हैं क्योंकि एसटीएफ अभी अपनी जांच कर ही रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो रिकवरी है वो भी हो सकती है। तो अभी तक जो रिकवरी कहा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए, इसके साथ ही कुछ सोना और कई तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 20 करोड़ 30 करोड़ तक भी बात जो वो पहुंच सकती है, जो पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ 50 लाख रुपए तक की इसमें बात सामने आई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले का अपने आप में एक ऐसा पहला मामला है जिसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगते हैं और एक नामी गैंगस्टर जिसका नाम इसके अंदर आता है और उसके जो गुर्गे हैं और एक दिल्ली पुलिस का एएसआई का फंसना, एक गैंगस्टर का होना, एएसआई का फंसना और गुरुग्राम के जो 2 डॉक्टर हैं उनका इस पे संलिप्त होना, फिर एक आईपीएस का नाम आना, तो कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। और बात रही रिकवरी की, तो इस पूरे मामले के अंदर जो एसटीएफ है लगातार धरपकड़ कर रही है और जिन जिन लोगों पर शक है और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, चाहे वो डॉक्टर के परिजनों की क्यों ना हो, आईपीएस अधिकारी के ही क्यों ना जानकारी के लोग हो, परिजन हो या फिर कोई भी हो, जिसका भी नाम इस मामले में आया है, उसके जो करीबी हैं सभी के जो अकाउंट से लेकर हर डिटेल को खंगाला जा रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन किसी और तरीके से बाहरी तौर पर डोनेशन के नाम पर कोई पैसा इधर से उधर ऑनलाइन तो नहीं ट्रांसफर किया गया। तो ऐसे में हर पहलुओं से जो जांच है गुरुग्राम एसटीएफ कर रही है। मगर ऐसे में अगर रिकवरी की बात करें तो जरूर इस पूरे मामले के अंदर और रिकवरियां होनी अभी बाकी है, क्योंकि जब पुलिस का मानना है, एसटीएफ का मानना है, तकरीबन 30 करोड़ रुपए की चोरी जो है बताई जा रही है। जी बिल्कुल, हम एक और बात मोहित आपसे जानना चाहेंगे इसमें, क्योंकि देखिए इसमें कई लोगों की जो संलिप्तता है वो पाई जा रही है। अगर हम भूमिका की बात करें तो क्या एसटीएफ, चलिए समय की कमी है मोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और इस बड़ी खबर पर आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। सिंगू बॉर्डर से हटाई गई हैं सभी बैरिकेडिंग, ये अपने आप में एक बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में बुधवार से अब वाहनों का जो प्रवेश है वो शुरू हो जाएगा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बॉर्डर का दौरा भी किया है,
जिला उपायुक्त ललित सिवाच का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह से सिंगू कुंडली बॉर्डर को हम खोलना शुरू कर देंगे और वाहनों की आवाजाही भी यहां से शुरू हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और राहत की खबर लोगों के लिए, जो लोग यहां से आना जाना करते हैं, उन वाहन चालकों के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की खबर, जो पिछले 1 साल से, बल्कि 1 साल से ज़्यादा समय से वो परेशान चल रहे थे, उनको बड़ा घूमकर कहीं आना जाना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ जो मेन बैरिकेडिंग थी वो सारी रिमूव कर दी गई है, छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स थे वो डिसमेंटल कर दिए गए और हमारा पोर्ट होल्स का काम 95% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अब हम 5% जो काम पेंडिंग है, छोटी मोटी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको रिमूव आज रात को कर देंगे और सुबह स्मूथ ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी हमें पता लगता क्या और चलिए अब सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सिंगू बॉर्डर से सीधा। लाजपत, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से घंटों का उनको ज्यादा समय तो लग ही रहा था, इसके साथ ही उनको बहुत ज्यादा घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कल से पूरी तरह से बॉर्डर खुल जाएगा आवाजाही के लिए। लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत इससे मिलेगी? जी बिल्कुल अमित, देखिए मैं इस वक्त जहां पर हूं, ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो जनता है वो यहाँ पर कितनी लापरवाह है। जनता इसलिए कि ट्रैफिक के जो नियम है वो अवहेलना होती है और जो सिंगू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन लीड करता था, उसको बैरिकेड तो जरूर हटाया गया है। लेकिन जो हमारे चाहते हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, उनसे ये अपील जरूर होगी अमित, जो अभी जो इस रोड का सफर तय ना करे, क्योंकि आप लोगों को अगर दिल्ली जाना है तो NHAI का काम भी जारी है, जो कि करीब 1 साल से अटका हुआ है, जो किसान आंदोलन की वजह से। जो कि आप दिखा दूं, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भीड़ा है, बहुत सख्त जो छोटा रास्ता है ये, जो कि यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर व्हीकल चलता है और ये काम जो है, कंस्ट्रक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बंद पड़ा है। तो यहाँ पर जो जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलेगी और लोग इसमें फंसेंगे और काफी बड़ी आफत रहेगी। तो जो हमारे चैनल को देखने वाले चाहते हैं उनसे यही अपील रहेगी कि अभी अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए रात भरी खबर अभी देखना समय होगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। इसलिए कि जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए थे, उन्होंने अभी जो है रोड में जो है कीले गाड़ी हुई थी, टेंट लगाए हुए थे। तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपके टायर फट सकते हैं, जाम की स्थिति बन सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी पैनी नजर रखी है। 2 दिन का जो समय लगा है वो यही समय लगा है कि जो रोड को पूर्ण तरीके से चेक किया जाए। NHAI का जो डिपार्टमेंट है वो इसको चेक कर रहा है, जिला सोनीपत का प्रशासन चेक कर रहा है। लेकिन आपके लिए यही आफत है कि अगर अचानक से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा तो जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए जनता से अपील है कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप NHAI का जो GT रोड है, जो सबसे बड़ा है, जो 44 नंबर है, जिसका दिल्ली के सीधा एंटर करते हैं, तो आपको जाम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि NHAI का अभी जो काम बाकी है और जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, क्योंकि सुबह जो दिल्ली जाते हैं व्यक्ति वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, शाम को जब छुट्टी होगी तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। आपको बचना है तो इधर उधर से ही रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ यही रात भरी खबर है कि जो दिल्ली की दहलीज पर, जो दिल्ली की तरफ से जो दिल्ली की जो दीवार खींची गई थी, जो बहुत भारी थी, उसको तोड़ दिया गया है। पूर्ण तरीके से रोड को साफ कर दिया गया है। सिर्फ यही रह रहा है कि जो जहां पर किसान आंदोलन जो सिंगू बॉर्डर है, MP से शुरू होता था और जो दिल्ली की दहलीज तक जो रास्ता था, जो 10 किलोमीटर का जो दायरा था, जहां पर किसानों ने अपने आशियाने लगाए हुए थे, वहां पर जो भारी भारी कीले गाड़ी हुई है, जिससे टायरों में नुकसान हो सकता है, फट सकते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन सकती है, कोई हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी यही अपील है कि अगर आप इस हाईवे का सफर ना तय करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको आफत में फंस सकते हैं। राहत भरी खबर जरूर है कि दिल्ली की जो दहलीज थी वो खाली हो चुकी है। जो दिल्ली जाने वाले वाहन है उनको जरूर राहत मिलेगी, लेकिन अभी चुनौती काफी बड़ी है। आपको बता दें कि जो हाईवे का जो काम जारी है, जो
पानीपत तक का जो कि काफी बड़ा रोड है, जिसको काफी बड़ा रोड जो इसको चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उसको लेकर भी भीड़ी जो जगह है जहां पर प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। तो प्रशासन के सामने ये भी चुनौती रहेगी कि जाम की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है कि जो ट्रैफिक के नियम को अवहेलना करते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली जाने वाली एम्बुलेंस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में जो इलाज चलता है जिन व्यक्तियों का, उनको भी फंसना पड़ता है। हमने खबर भी दिखाई है कि जो एम्बुलेंस है वो फंस जाती है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली जाने वाले व्यक्ति हैं, उनसे यही बार बार अपील है कि अगर आप इस रोड का सफर अभी तय ना करें तो आपके लिए राहत भरी खबर रहेगी। आप इधर उधर से जहां से पहले जाते थे उस पर ट्रैफिक कम जरूर होगा, लेकिन एनएच जो सबसे बड़ा हाईवे है, जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रास्ता, मैं अभी आपको हालात दिखा दूं कि रात का समय है और जब ड्यूटी का समय होगा कि सुबह का और शाम का, तो कितना ज्यादा ट्रैफिक होगा। क्योंकि अभी जो है ये सिर्फ जरूर है कि अभी देख सकते हैं आप कितना ज्यादा ट्रैफिक है, जाम की स्थिति बनी रहती है और लगातार जो आम जनता इसमें फंसी रहती है। और लगातार आपको ये हाईवे का जो है जो ये हाईवे है, ये इधर से राजस्थान की तरफ जाता है, इस पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं चौक है ये हाईवे का, और इधर से जो एनएचआई का काम चला हुआ है, तो बहुत भीड़ा ये रोड बनाया गया है, इसलिए आम आदमी फंसा रहता है। जो ये काफी बड़ी दिक्कत रहती है। आम जनता से यही बार बार अपील है कि आप अगर इस हाईवे का सफर न तय करें तो आपके लिए सबसे बड़ी राहत खबर रहेगी। क्योंकि हाईवे पर अभी जो एनएचआई का काम भी जारी है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही है। क्योंकि एनएचआई की जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक को रास्ता दे, ताकि जो है आम जनता इसमें ना फंसे। क्योंकि आपको बता दें कि जो 1 साल का जो समय था, जो किसान आंदोलन चला, उसके अंदर इनको पहले से ही जहां से किसान आंदोलन था वहां पर भी काम जारी था। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि जो लगातार जो है 1 साल का जो समय बीता है, उसमें इनको काम करना जो करना था वो अब जल्दी ही काम करेंगे। क्योंकि एनएचआई के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जो इस रोड को जो चौड़ीकरण का काम था वो भी रुका हुआ था। अब जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 साल का जो समय है वो काफी बड़ी चुनौती का है, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर बिल्कुल लाजपत आपने सही कहा। और लाजपत अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। लाजपत का ये कहना है कि अगर सिंगू बॉर्डर से अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा और इंतजार आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जाम की स्थिति यहां पर बन जाए और उसमें आपको फंसना पड़ जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार और करिए। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी 1 से 2 दिन का समय इसमें लग सकता है पूरी तरह से बॉर्डर खुलने में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम किसान आंदोलन की ही, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर छोटे दुकानदारों, ढाबा मालिकों और कारोबारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अब सभी कारोबारी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनका कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते सोनीपत के कुंडली क्षेत्र कारोबारियों ने कई बार किसान आंदोलन के खिलाफ आवाज भी उठाई, सरकार से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस किसान आंदोलन को सरकार समाप्त करवाए ताकि उनके कारोबार को बचाया जा सके। जो बिजनेस है, जो पहले का जो रेशियो है अभी वो नहीं है, बट धीरे धीरे जो है सो रेशियो जो है आएगा, पटरी गाड़ी पे आएगी। और अभी तो हालात जो पहले कुछ था सर, कोरोना के वजह से बिजनेस टूट गया, और कुछ ये हमारा जो यहाँ चल रहा था ये किसान आंदोलन, उसके वजह से भी काफ़ी मतलब पिछड़ा रहा हम लोगों का बिजनेस ढाबा का। जी नुकसान तो सबका हुआ है, हमारा भी हुआ है, पूरे यहाँ से कम से कम बालगढ़ तक यहाँ तो सबका ही नुकसान हुआ है। क्या कारोबार चल नहीं पाया था? नहीं जी, मान लो हर चीज़, मान लो पहले पैसे दे के खाते थे, अब कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो अब पब्लिक फ्री के लिए भाजेगी, इधर से उधर नहीं भाजेगी, पैसे दे के कोई नहीं खाना चाहता। ढाबे पे खाना खाने कोई नहीं आता? नहीं। देखो जी, परेशानी तो बहुत हुई है और सभी को हुई है, आने जाने वहाँ पैदल वाला हो या कोई गाड़ी वाला हो या कोई दुकान वाला हो, सबको परेशानी हुई है। क्योंकि आने जाने के रास्ते नहीं थे, और जो रास्ते थे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, जिससे माल भी नहीं आ जा पा रहा था और पैदल भी आ जा रहे थे, तो लोग उनके मतलब रास्ता बहुत ख़राब था कुल मिला के। कारोबार पे कोई असर पड़ा? हाँ जी बिल्कुल पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा कारोबार पे असर, क्योंकि पूरे बॉर्डर पे 95% दुकानें बंद पड़ी थी और जो 2-4 दुकानें खुली हुई थी वो भी काम ना आगे। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जैन पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर नौकरियों के मामले
घपले का आरोप लगाया, जमकर सरकार को घेरा। नवीन जैन ने कहा है कि हरियाणा सरकार लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, जिसके कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। वहीं सबसे ज्यादा धोखा लड़कियों के साथ हो रहा है। अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ले कि यह सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। गीता जयंती पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि गीता जयंती पर शपथ ले लें कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। नवीन जैन ने कहा है कि 17 तारीख को वो चंडीगढ़ मटका चौक पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, जहां पर वो गौमूत्र और उपले लेकर पहुंचने वाले हैं। मैं सोनीपत में ये इसलिए आया था कि हरियाणा के अंदर 30 लाख बालक हैं, छोरे छोरी, जो कि पेपर देवाए हैं, और सोनीपत के भी करीब 1.5 से 2 लाख बालक हैं जो अलग अलग भर्तियों के लिए पेपर दे हैं। 30 लाख बालक हैं और 5 लाख वैकेंसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, ना तो उन्हें भर रही। पहली बात तो पेपर में जो सिलेबस है वो सिलेबस नहीं आता जो ये बतावा है। दूसरा, इतनी दूर दूर सेंटर दे दे हैं, छोरी तो हुए बहुत गणी दुखी हो जावे हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो पेपर हैं ये लीक हो जावे हैं। तो भाई साहब, एक तो बड़ा मुद्दा है यो लड़कियां जो है ना, खासकर मैं आपको नोट कराऊं ये बात, उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो कह रहा हूं ना, गीता जयंती का तो असली मकसद था जब पूरा होगा, अगर हर गीता जयंती में जावे इनके सरकार, इनके चाहे अधिकारी और चाहे मंत्री कोई भी उठ जाएगा, शपथ लें कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तब गीता जयंती का महत्व पूरा होगा। नहीं तो ये भाई साहब गीता जयंती के नाम पे भी भ्रष्टाचार कराएंगे, उसकी भी शपथ नहीं खा सकते कि हमने गीता जयंती में भ्रष्टाचार। तो भाई साहब 17 तारीख ने उड़ जाएंगे, गौमूत्र है, HPSC में भी गए थे, और गोशे हैं, ये लेके जाओगे। ये हम तो यो कर सकते हैं भाई साहब, बाकी तो फिर ऊपर। गुरुग्राम शहर की 40 RWA के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निगम की ओर से RWA के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। RWA प्रतिनिधियों का कहना है कि निगम ने मिलीभगत करके पार्कों और सामुदायिक भवनों के रखरखाव का जिम्मा पार्षदों को सौंप दिया, जिसके बाद से सेक्टरों में पार्कों की बदहाली देखी जा सकती है। साथ ही पेयजल की समस्या को लेकर भी उजागर किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसके बारे में वो कई बार निगमायुक्त को ज्ञापन भी दे चुके, लेकिन उनकी मांग पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां सुशांत लो यूनिवर्सिटी में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव के समापन दिवस पर सुशांत यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी कला की प्रस्तुति दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने छात्रों को गीता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गीता अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश देती है। देखिए, आज बड़ा ही शुभ दिन है कि हमारे इस विश्वविद्यालय में, सुशांत विश्वविद्यालय में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। और ये महोत्सव में न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक, स्टाफ मेंबर सभी इसमें सम्मिलित हुए। जहां छात्रों ने एक तरफ रंगोली बनाई, वहीं पर छात्रों ने एक नृत्य प्रस्तुति करी भजन पे। एक छात्रों ने मिलकर के कलयुग में गीता का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण का क्या महत्व है, किस रूप में वो आते हैं, उस पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। और ये बड़ा सौभाग्य था कि आज श्री चिन्मय मिशन से श्री दुर्गेशानंद सरस्वती जी महाराज आए और उन्होंने गीता का सार क्या है, गीता जीवन के में क्या संदेश लेकर आती है, या एक गीता एक जीवित संदेश है भगवान का, इस तरह की बातें उन्होंने छात्रों से बताई। हमारे पास टाइम की बंदिशें थी, हमने काफ़ी कम टाइम में ये हमने एक्ट करा। हमारे एक्ट का मेन पर्पस ये था कि हम लोगों को बता सकें कि आज के टाइम में भी गीता जैसी बुक जो कि इतने सालों पहले लिखी गई थी, आज भी वो कितना महत्व होल्ड करती है। उसके जितने श्लोक हैं वो आज के इस कलयुग में भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।